सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखा कर जाएगा। आज की वीडियो हम नई यूनिट क्लास +1 केमिस्ट्री की शुरू करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहली यूनिट की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, जाकर अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो। इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो बनाई है, तो अच्छे से पढ़ो, ना सिर्फ क्लास +1 के लिए बट केमिस्ट्री सीखने के लिए। तो आओ जरा सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अरे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी पढ़ने वाले, और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये और क्वांटम का ही पार्ट होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं ये वाले, तो ध्यान से सुनना, हर बात को इंटरलिंक करना, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खुशी की बात यह है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए महर्षि कन्नड़ ने बोला कि अगर मैं पदार्थ को, मतलब मैटर को, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता हुआ चला जाऊं तो एक स्टेज ऐसी आएगी, एक पार्टिकल मुझे ऐसा मिलेगा, एक पदार्थ मुझे ऐसा मिलेगा जिसकी फर्दर कोई डिवीजन नहीं हो सकती। उस एटम को, उस पार्टिकल को बोला गया एटम। एक्चुअली उन्होंने तो परमाणु बोला था, फिर बाद में ग्रीक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने उसको एटम बोला कि हाँ, अगर मैटर को मैं फर्दर डिवाइड करूं तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब मैं उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकूंगा, और उस केस में उसको मैं बोलूंगा एटम। एटम का मतलब ही अनडिविजिबल होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रीक लैंग्वेज। तो चैप्टर की शुरुआत करेंगे, है ना। जो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया था या फिर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में किसी ने बताया था, तो वो थे डाल्टन। सबसे पहले कहानी शुरू हुई महर्षि कन्नड़ से, फिर उसके बाद में साइंटिस्ट थे ग्रीक, उसके बाद में फिर डाल्टन आए जिन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। डाल्टन ने अपनी कुछ एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। वो एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या बोल रहे थे भैया कि कोई भी मैटर हो सकता है। पहली बात, मैटर बना होगा छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल का, जिसको बोलेंगे एटम। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मैटर, दैट इज एटम, विच इज इंडिविजिबल। वो इंडिविजिबल है। अगर मैं बात करूं, मैं बहुत ज्यादा नोट्स टाइप नहीं बना रहा हूं, आपको चीजें सुननी है, समझनी है, और चीजों को लिखते हुए चले जाना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो मैटर की अगर मैं बात करूं, मैंने दो चीजें देखी। एक एलिमेंट देखा, अगर एलिमेंट, मैं एक एलिमेंट मान लो हाइड्रोजन का कोई एलिमेंट है, दूसरा भी हाइड्रोजन का कोई एलिमेंट है, तीसरा भी, 1000 है भले, तो इसके जितने भी एटम होंगे, इसके जितने भी एटम होंगे, इसके जितने भी एटम होंगे, वो सारे के सारे होंगे सेम, आइडेंटिकल होंगे। एक बात। दूसरी बात उसने बोली, अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट ले लूं, तो अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट ले लेता हूं, मतलब एक हाइड्रोजन का ले लूं, एक ऑक्सीजन का ले लूं, तो इसके जो एलिमेंट होंगे, या फिर एटम बोल दूं, इसको एटम बोल दूं, तो उसके डिफरेंट होंगे और इसके डिफरेंट होंगे। मतलब ऑक्सीजन के तो सेम मिलेंगे सारे के सारे एटम, लेकिन वो हाइड्रोजन जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। देखो क्या चीज छोटी और क्या चीज बड़ी है, ये बात नहीं बताई जा सकती। दिस इज क्लासिफिकेशन। क्योंकि अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसको मैं डिवाइड करे जा रहा हूं और एक ऐसी स्टेज पे जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को थ्योरेटिकली समझा जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उस बात को एक्चुअल फिजिकल साइंस के अंदर नहीं लेके आया जा सकता। आप एटम को जनरली नहीं देख सकते। आपके लिए एलिमेंट भी एटम हो सकता है, आपके लिए कंपाउंड भी एटम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका देखने का नजरिया। मान लो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, से इंडिया की बात कर लूं, तो मैं बोल दूं कि इंडिया किससे बना हुआ है। कोई बोलेगा स्टेट से बना हुआ है, कोई बोलेगा कैपिटल से बना हुआ है, कोई बोलेगा ईंटों से बना हुआ है, कोई बोलेगा मिट्टी से बना हुआ, कोई बोलेगा लोगों से बना हुआ है। सबके अलग अलग परसेप्शंस होंगे, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ों परसेप्शन जो है आपके पास आने वाले हैं। इतने सारे आंसर में से किसको चूज करोगे, सबसे छोटा क्या है? क्योंकि फिजिकली सबसे छोटी चीज को निकालना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात थोड़ी सी थ्योरेटिकल साइंस है। हाँ, क्वांटम के द्वारा प्रूव्ड है, वो बात अलग है। उसके बाद में एलिमेंट जितने भी होंगे, दे कंबाइन, वो कंबाइन करेंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। वो कंपाउंड बनाएंगे। आपके लिए पानी की एक बूंद भी कंपाउंड है, और पानी की एक बूंद भी एटम है, क्योंकि पानी की फर्दर एक बूंद को भी डिवाइड किया जा सकता है, और पूरा समुद्र भी पानी ही है। तो आपके लिए एलिमेंट एटम क्या है वो आप खुद डिसाइड करने वाले हो। इसलिए आप सोचो ना कि पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की जाती है, एटम की नहीं की जाती। पीरियोडिक टेबल की जब क्लासिफिकेशन पढ़ूं तो वहां पे एलिमेंट लिखूंगा मैं, एटम नहीं लिखने वाला। दिस आर कॉम्बिनेशन। एलिमेंट है तभी मोल कॉन्सेप्ट है।
मोल कॉन्सेप्ट है तभी एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, वो 1/12 कार्बन 12 एटम का जो मास होता है, यूनिफाइड मास, तो वहीं से ही एवोगैड्रो डिसाइड हुआ था। तो ये इंटरलिंक चेन है जिसको आपको चेन की तरीके से ही समझना है, तभी इंटरेस्ट जो है वो बेहतर बनने वाला है। तो इतनी सी बातें हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, थोड़ा सा फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन ने बोले सबसे छोटा ही है। अब देखो क्वेश्चन यहीं पे अराइज होता है, अगर एटम सबसे छोटा है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है। मैं न्यूक्लियर साइंस की बात करूं, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करूं, तो फिर मेरे पास वहां पर एंटी न्यूट्रिनो आता है, क्वार्क्स आते हैं, एंटी क्वार्क्स आते हैं, न्यूट्रिनो आता है, तो पॉजिट्रॉन आता है। बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, मेसोनिक फोर्सेस आती हैं, तो इनके अंदर और ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो इस बात को कहना सत्य नहीं है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। हाँ, नाम तो देना पड़ेगा, कुछ तो नाम देना पड़ेगा, कहीं से तो हमें स्टडी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उसका जो बेसिस है वो है एटम, पहली बात। दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चैप्टर इतना खतरनाक और इतना मजेदार चैप्टर है, आप लोग याद रखोगे अगर एक एक शब्द जो आपने ध्यान से सुना और अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इज, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे बड़े मतलब इच्छा रखते थे इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने की, और उन्होंने स्टडी की इलेक्ट्रिसिटी। उसने बोला अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, मान लो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी है, इतनी सारी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। जिस पर्टिकुलर फॉर्म को बोला गया इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ डिस्क्रीट पार्टिकल से बनी हुई होगी, कुछ डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे। किसके डिस्क्रीट पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रीट। लास्ट जो स्टेज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन के जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे वो कंबाइन करेंगे और बनाएंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। बात यहां पर ये अराइज होती है, ये दिखती है कि अच्छा ये बात कहां से आई? ये बात यहां से आई जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड, मैं हमेशा बोलता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस का एक प्रोसेस है, क्लास +2 केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी यूनिट, और क्लास 10th में आपको थोड़ी बहुत झलक दिख गई होगी मेटल नॉन मेटल को निकालते हुए एक्सट्रैक्शन में। तो वो बोलता है कि मैं कोई भी सॉल्यूशन ले लूं, किसका सॉल्यूशन ले लूं? इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लूं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वही यार सोल्ट्स। मैं इलेक्ट्रोड लगा दूं यहां पर, हम नहीं समझ रहे क्या है ये कैथोड और ये है एनोड। बैटरी से इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं बिजली ऑन करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, मुझे यह दिखेगा कि यहां से इस इलेक्ट्रोड से कुछ निकल रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे कुछ जाके जमा हो रहा है। एक्चुअली मैं अपोजिट बोल गया, इस इलेक्ट्रोड पे कुछ निकलता है, इस इलेक्ट्रोड पे जाके कुछ जम जाता है, मतलब कुछ लिबरेट होता है और कुछ डिपॉजिट होता है। बट वो मैटर ऑफ द फैक्ट नहीं है। बट ये क्या है जो लिबरेट और डिपॉजिट हो रहा है? कोई तो है जो, अब देखो किसी भी काम को करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। फिजिक्स लॉ इंटरलिंक करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को इंटरलिंक करते हैं, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब कुछ बेसिस होता है किसी भी चीज का। तो यहां पर वो बेसिस था इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। यहां से कंबाइन किया डिस्क्रीट पार्टिकल्स को। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्टिंग की थी किसने? फैराडे ने। और उसके बाद में साइंटिस्ट आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसको स्टडी किया बहुत ही ज्यादा डीप, एक एक चीज निकाल के फेंक दी। इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो अवार्ड मिला वो किसको मिला? जे थॉमसन को। जे थॉमसन भैया, प्यारे भैया। अब इतना प्यारे भैया है कि उन्होंने, अभी देखेंगे स्टडी क्या क्या किया और कैसे किया। हम लोग सोचते तो हैं कि ये चीज हुई, बट कैसे हुई उस चीज के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते। तो आओ जानते हैं, अपना काम है डिटेल में ही चीजों को जानना।
तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले ली गई एक इवैक्यूएटेड ट्यूब, या फिर मैं बोल दूं एक ग्लास ट्यूब ली गई जो दोनों साइड से बंद थी। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिख रहा, मैं दोबारा बता रहा हूं, और लिखने की जरूरत है भी नहीं अगर आप समझ रहे हो तो। यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाई गई, यहां पर दूसरी इलेक्ट्रोड लगाई गई, इनको कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी से। छोटे टर्मिनल का मतलब नेगेटिव है, मतलब इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा, छोटे वाला नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है। देखो समझो, पहले हमारी जो एयर होती है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन अगर मैं एयर को या फिर गैस बोलता हूं ना, एयर भी क्या बोलता हूं मैं, गैस बोलता हूं, हमारी गैस को लो प्रेशर के ऊपर हाई वोल्टेज देकर अगर हम ये दो कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो मेरी जो गैस है वो कंडक्टर बन जाती है। ओए होए होए, बस ये दो ही कंडीशन थी, कैसे बनती है वो देखेंगे। तो जिस गैस को स्टडी करना था, अच्छा यहीं से ही तो निकलती है ना गैस, इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिविटी, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। यही इंटरलिंक था, यही ब्रिज था स्टार्टिंग पॉइंट का। तो यहां से बिजली पास आउट की गई। तो अगर एयर के अंदर एयर कंडक्टर बन रही है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और जहां पर लो होंगे वहां तक ये जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये वो इलाका था जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे। बिजली पास आउट करने पर इलेक्ट्रॉन यहां से जाने लग गए। ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी, जो रेज निकली थी, उन्हें बोला गया था कैथोड रेज। तो यहां से भैया जो निकल रही है वो क्या है? कैथोड रेज। तो अब इस कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साथ साथ, और साथ साथ इस एक्सपेरिमेंट को सारा का सारा समझेंगे। लेकिन काम यह करना है, देखो अगर उसने बोला कि एयर पुअर, गैस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वो होती है, तो उसके लिए मुझे प्रेशर बहुत लो चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले नॉर्मल कंडीशंस पे करवाया गया। मैं थोड़ी सी बातें ऐड ऑन कर देता हूं ये समझाने के लिए। मैं यहां पर एक होल कर सकता हूं, एक छोटा सा होल कर सकता हूं। होल करने के बाद इधर लगा सकता हूं एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से, मैंने स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की, या फिर कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल मैं यहां पे लगा सकता हूं। फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब है चमकदार चीज, जिस पर कुछ होगा तो चमक उठेगी। टीवी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ना तो फ्लोरोसेंस मिला और ना ही कंडक्टिविटी मिली, दोनों ही एब्सेंट थे। दूसरा, मैंने यहां पर लगा दिया से एक इधर से एक वैक्यूम पंप लगा दिया, और वैक्यूम पंप ने इसके अंदर की हवा बाहर निकाल दी, मतलब प्रेशर को लो कर दिया। यहां पे मैं वोल्टेज अगर 5 से 10,000 की भी दे दूं ना, 5K to 7K, तब भी कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा। और लेकिन अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर लो कर दूं, मैं लगभग 10 की पावर -2 ATM कर दूं, तो मेरे पास दोनों काम करेंगे, फ्लोरोसेंस भी होगा, चमक भी मिलेगी, और कंडक्टिविटी तो हो ही रही है। लेकिन हल्का सा प्रेशर अगर ज्यादा कर दूं, हाई प्रेशर कर दूं, थोड़ा सा 10⁻⁴ है, इससे तो कम ही है, इससे तो ये कम ही है, तो मेरे पास फ्लोरोसेंस नहीं मिलेगा लेकिन कंडक्टिविटी मिलेगी। यही कंडक्टिविटी मिलना ही तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव नेचर को दर्शाता है, या फिर नेगेटिव नेचर इलेक्ट्रॉन है ये दर्शाता है। नाम तो बाद में दिया इलेक्ट्रॉन, पहले तो नेगेटिव चार्ज बोला होगा उसे। तो अब पढ़ते हैं कैथोड रे की प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज कैथोड रे की हुई, क्या क्या दिखाई गई, क्या क्या प्रूवन हुई। इस वैक्यूम पंप की हेल्प से मैं हवा को बाहर निकालूंगा, हवा का प्रेशर क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो उसके बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा।
या फिर मैं बोल देता हूं प्रॉपर्टीज, या फिर नेचर भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। एक एक्सपेरिमेंट सब कुछ समझाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे हैं, मान लो एनोड यहां ना होता यहां होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझो अगर यहां ना होता यहां होता, और मैं क्या करता हूं इधर लगा देता हूं, मान लो मैंने एक डिब्बा लगा दिया कोई, तो मुझे यहां पे इसी डिब्बे की एग्जैक्ट शैडो दिखनी शुरू हो जाएगी। शैडो क्या दर्शाता है? ये सीधा सीधा जा रहा है, ये यहां से निकल गया, यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया, यहां से नहीं निकल पाया, इसलिए इसकी यहां पे क्या बन गई? शैडो बन गई। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है? ट्रेवल करती है। दूसरा, हमारे पास जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज विजिबल तो नहीं होती भैया, कैथोड रेज आर नॉट विजिबल, लेकिन पता कैसे लगाऊंगी ये कैथोड रेज है? फिर हाउ? वही जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाकर अगर एनोड से पास आउट हो जाती है, तो मेरे पास जो स्क्रीन मैंने लगाई है, कौन सी स्क्रीन लगाई है? जिंक सल्फाइड की, ZnS की, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगी, चमक उठ जाएगी, मतलब फ्लोरोसेंस मिलेगा। तीसरा, मैकेनिकल इफेक्ट दिखा सकती है ये, भाई कुछ तो मास भी होगा, हम नेग्लिजिबल मास है बट मास तो है, हम प्रोटॉन के कंपैरिजन में मास पढ़ते हैं, बट एब्सेंस ऑफ मास थोड़ी है वहां पे। तो अगर मैं इसकी जगह पे यहां पे से मेरे पास यही एनोड है, मैं यहां पे कोई शाफ्ट लगा देता हूं या पंखा लगा देता हूं यार, तो ये पंखा यहां से रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये पंखा यहां से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये फैन मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये सारे काम किसने करे हैं? जे थॉमसन ने करे हैं। तुम्हें पता चलेगा इसके पास क्या है? मैकेनिकल इफेक्ट है। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा सा और केस को डीप पढ़ेंगे, दो चीजें ऐड ऑन करेंगे। एक चीज ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चीज ऐड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को अलग अलग भी किया जा सकता है और एक साथ भी किया जा सकता है। अगर मैं अलग अलग करूं, देखो अलग अलग करता हूं 2 मिनट के लिए, माही 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 माही, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से यहां से जो रे आई थी वो कहां जानी शुरू हो जाएगी? यहां पे। इसी से तो हमें पता चला ना कि इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे पता चलेगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा देता, इधर नॉर्थ लगा दिया, इधर साउथ लगा दिया, तो ये नॉर्थ की तरफ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन उसके ऊपर क्या चार्ज है। मतलब डिफ्लेक्शन दिखेगी, ये भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा और ये भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो स्ट्रेट लाइन कब है? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जीमन इफेक्ट, बट वो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस में देखता है, कलर्स में देखता है, जब कलर्स निकल रहे होते हैं। 4 प्रॉपर्टी हमने देखी। 5वीं प्रॉपर्टी, अगर कैथोड रे के ऊपर मान लो इधर मैं कोई मेटल लगा दूं ना, जैसे कि कॉपर लगा दूं, टंगस्टन लगा दूं, तो ये हीलियम पार्टिकल्स भी निकाल सकती हैं, फिर अल्फा रेज भी निकाल सकती हैं। सो दे कैन एमिट अल्फा रेज। तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इन केस अगर मैं इधर कोई फॉइल रख दूं, मैं गलत बोल रहा हूं, उन्होंने फॉइल रखी और देखा कि ये फॉइल जो है वो गर्म हो चुकी है, हीट अप हो चुकी है, तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी पता चला। भाई बोला है हर छोटी बात को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट से क्या पता चलेगा कि भाई इनके ऊपर थोड़ी सी गर्मी भी है, जब ये मूव होंगे तो हीट भी एमिट करेंगे, हीट एमिट करेंगे। देन ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास होती है कैथोड रेज की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड
के अंदर ये पॉजिटिव के पास चली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये नॉर्थ के पास में चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं क्योंकि इसने शेडो बनाई है। अगर मैं कोई शीट लगा दूं तो वो गर्म हो जाएगी, जिससे हीटिंग इफेक्ट के बारे में पता चलेगा, इनके मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पता चलेगा। जब मैं कोई शाफ्ट या छोटा मोटा पंखा लगा देता हूं उसकी मूवमेंट होगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने इसके अंदर देखी है ना, विजिबल नहीं होती। अच्छा, ये जिंक सल्फाइड और फ्लोरोसेंस का ही तो केस है ना, जो टीवी फ्रिज के अंदर होता है। बट टीवी के अंदर क्या है, टीवी के अंदर एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर जब कैथोड रेज जाएगी तब आपको दिखेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डोरेमोन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से ही हमें इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज और वो सब निकाला जे थॉमसन ने। तो सबसे पहली बात जो हमने देखी वो देखेंगे हम E/m रेशियो। देखो कैलकुलेटेड वैल्यू थी E/m की, कैलकुलेट की गई विद डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स। चार्ज बाय मास रेशियो निकाली गई, कैसे निकाली वो भी देखते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ था कि अगर मेरे पास ये कैथोड था, ये एनोड था, ये कनेक्ट था एक बैटरी से, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर मैं डाल देता हूं मैंने ऐसे रखा है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये पॉजिटिव या फिर ये नेगेटिव, कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्थ और या फिर ये साउथ। इधर लगा देता हूं ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अगर मैं दोनों ना चलाऊं, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड दूं ना ही मैग्नेटिक फील्ड दूं, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, मतलब यहां से जो रे निकलेगी वो सीधा ये यहां जाके चमक करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता, तो ये इधर जाएगी और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना दूं, मैग्नेटिक फील्ड दे दूं, तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगी, इधर की तरफ चली जाएगी। ये 3 पॉइंट मिलेंगे, सो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में हम 90 डिग्री पर रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली यहां से निकलने वाली हैं। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, यहां से ये वोल्टेज है, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगी। तो इन सारी चीजों से मैं पता लगाता रहूंगा। तो यहां से कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली E/m की, कितनी 1.75 इंटू 10 की पावर -11 E का C, M मास का, E/m लिख लो खाली, मास का किलोग्राम इनवर्स। तो चार्ज बाय मास रेशियो निकाली गई। अच्छा, अब देखो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट को, बड़ा जबरदस्त और बड़ा प्यारा एक्सपेरिमेंट है। और उस एक्सपेरिमेंट देखना किस हिसाब से उस बंदे ने क्या निकाला, और वो भी कब, लेट 1990s में, लेट 19th सेंचुरी में क्या निकाला। देखो क्या निकाला। अच्छा, नाम है ऑयल ड्रॉप मेथड। मलिकन साइंटिस्ट था, मलिकन। बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से सुनना है ना, मजा ही आ जाएगा। मान लो कि मैं कोई भी डिब्बा ले लूं, गिलास ले लूं, कुछ भी ले लूं, इधर मैं डाल दी, से मैंने डाल दी पॉजिटिव प्लेट, से इधर डाल दी नेगेटिव, ये वही इलेक्ट्रोड है, दीज आर इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव प्लेट वाले इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव प्लेट वाले इलेक्ट्रोड। मैं इधर से वो शावर लगा दूं, किसका, ऑयल का, तो इधर बूंदे जाना शुरू हो जाएंगे, दीज आर ऑयल ड्रॉप्स। इधर मैं कर देता हूं छोटा सा होल, या फिर पासिंग कर देता हूं, कुछ भी बोल दो, छोटा सा होल भी बोल सकते हो या फिर पासिंग भी बोल सकते हो। इधर मैं लगा दूं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है, ऑब्जर्व करने के लिए, सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और कुछ भी नहीं करने वाला। ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट है वो यहां पर आएंगी। मान लो एक ड्रॉपलेट आ गई, मान लो बीच में बनाते हैं, मान लो एक ड्रॉपलेट आ गई, समझो जरा ध्यान से, एक ड्रॉपलेट आ गई और मैं इधर से हीलियम की रेस छोड़ दूं, अल्फा रेस छोड़ दूं। भाई साहब, अल्फा रेस का काम है इलेक्ट्रॉन को एमिट करना।
अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी ये, हो सकता है इसके अंदर एयर पार्टिकल्स भी है, हो सकता है ये एयर पार्टिकल इसमें से, इस एयर के किसी भी गैस है, फिर गैस के किसी भी एक पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करे और इस ऑयल पे छोड़ दे। अभी ये जो ड्रॉप है वो नीचे की तरफ आ रही है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन सोचो जैसे ये नेगेटिव चार्ज होगा, इधर आके सपोज करो इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर नेगेटिव चार्ज हो गया, अबे नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। और अगर ये अपवर्ड मूवमेंट थी, ये डाउनवर्ड मूवमेंट थी, और मैं चाहता हूं कि इसको यहीं पर रहे, ये एट द सेंटर रहे, तो मुझे इनको चार्ज करना पड़ेगा। तो टू मेक इट न्यूट्रल या फिर स्टेबल, मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको चार्ज करूंगा, मैं जितना चार्ज कर रहा हूं, सपोज करो मैं इन दोनों को इलेक्ट्रोड को चार्ज कर रहा हूं जिससे ये यहां पर आए, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आई गिव, या फिर उन्होंने दिया, जितना भी चार्ज उन्होंने दिया वही था इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या बात है। दूसरा मास कहां से लेके आया? अरे ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है। द रेट ऑफ फॉल ऑफ ऑयल, हमारे पास क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो वैल्यू यहां से निकाली गई, इनका रेशियो किया गया, दैट इज व्हाट 1.75 इंटू 10 की पावर -19 कूलम किलोग्राम इनवर्स। और एक्चुअल में जो मास था दैट इज नथिंग बट जस्ट, मास भी मैं बाद में निकालता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर मैं E बाय एम वैल्यू पुट कर भी देता हूं, वो थी 1.75 इंटू 10 की पावर -11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। तो E क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 1.75 इंटू 10 की पावर -11 बाय मास। तो मास बेटा किसके इक्वल आएगा? 1.10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10 की पावर -11। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी मास की, वो मिलेगी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कुलाम किलोग्राम इनवर्स, कुलाम से कुलाम कैंसल, किलोग्राम जाएगा कहां पर? ऊपर की तरफ जाएगा। कहां पे जाएगा? ऊपर। ये प्लस होगा भाई, प्लस होगा ये, क्योंकि ये प्लस होगा तभी ऊपर जाएगा, -19 ऊपर जाएगा तभी -11 होगा, लगभग 30 आएगा, एक डेसिमल यहां से मिलेगा, तो ये प्लस होगा। तो इस तरीके से चार्ज, मास, E बाय एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिस क्या था, और कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज थी, वो सारी की सारी हमने इस लेक्चर में देखी। अगले लेक्चर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन से, क्योंकि इसी का ही थोड़ा सा सार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर है, जस्ट अपोजिट कर दिया गया। एनोड की जगह कैथोड, कैथोड की जगह एनोड। यहां पर क्या निकल रही है? यहां पर कैथोड निकल रही है, वहां पर एनोड रे निकलेगी, या फिर कैनाल रेज निकलेंगी, वो बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं अगले लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोबारा से वीडियो को देखो, पहले चैप्टर के ऊपर जाओ और वहां पर सारे के सारे सम बेसिक केमिस्ट्री के चैप्टर है। वीडियो छोटी छोटी है क्योंकि डिटेल में पढ़ा है, बट उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो 2 की स्पीड पे करो और सारा पढ़ डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।